हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम ग्रामर का एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन ऑफ टेंस, यानी टेंस के अपवाद। बच्चों, कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस आपके सामने आ जाते हैं जिसकी बनावट लिखी तो कुछ और होती है, लेकिन उसका अनुवाद जब हम करते हैं तो नियम की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। आज हम कुछ ऐसे टिपिकल सेंटेंसेज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो लिखित होते हैं टेंस से ही, लेकिन इनका अनुवाद उस टेंस में ना हो करके किसी अन्य टेंसों में होता है। तो आइए चलें हम इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक आप तभी समझ पाएंगे जब आपके समझ में पूरी तरह से टेंस आ गया होगा। अगर टेंस समझ में नहीं आया होगा तो यह टॉपिक कहीं ना कहीं समझने में आपके लिए समस्या होगी। इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंस लर्न करना होगा, और जब टेंस याद हो जाए पूरी तरह से तो आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे। और इसीलिए पहले हम टेंस ही पढ़ाते भी हैं। जब आपके समझ में टेंस आ जाता है तो ऐसे टॉपिक को समझाना मेरे लिए बहुत आसान होता है और आपके लिए समझना भी बहुत आसान होता है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे जटिल क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं, आपको हल करना सिखाते हैं, जिसकी बनावट होती है कुछ और लेकिन उसका अनुवाद होता है कुछ और। चलिए आपको पहला टॉपिक हम दे रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, यदि फ्यूचर टेंस में कर्ता पर दबाव हो या धमकी दिया गया हो तो फर्स्ट कर्ता के साथ विल और सेकंड योम थर्ड कर्ता के साथ शैल का प्रयोग होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है और सेकंड और थर्ड कर्ता के साथ विल का प्रयोग होता है और क्रिया का मूल रूप लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा सेंटेंस दिया रहता है जिसमें धमकी टाइप कुछ ऐसे वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं या कुछ कर्ता पर उस कार्य करने के दबाव दिया जाता है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में करते समय बड़ी सावधानी बरते हैं कि इनके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब से उल्टा हो जाती हैं। उल्टा होने का तात्पर्य जिनके साथ हम शैल लगाया करते थे वहाँ विल लगाते हैं, और जिनके साथ विल लगाया करते थे उनके साथ शैल लगाते हैं। तो आइए देखें कैसे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ से लिखा जाए, जैसे वह है जरूर, वह जरूर खेलेगा, वह जरूर खेलेगा। देखिए, वह खेलेगा और वह जरूर खेलेगा, थोड़ा सा अंतर है इसमें। वह नामक कर्ता पर कुछ थोड़ा सा दबाव दिया जा रहा, प्रेशर दिया जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में ही के साथ हम जो सहायक क्रिया लगाया करते थे विल, वह अब नहीं लगाएंगे बल्कि शैल लगाएंगे। अर्थात इसका अनुवाद हो जाएगा ही विल प्ले। क्लियर हुआ? वह जरूर खेलेगा, इसका अनुवाद होगा ही विल प्ले। सही नहीं है ये। अब कहेंगे सही क्यों नहीं है, फ्यूचर में तो विल लगता ही है, लेकिन चूंकि यहाँ कर्ता पर एक प्रकार का दबाव दिखाई दे रहा तो ये जो विल है यह विल बदल करके शैल हो जाएगा। शैल क्यों होगा? क्योंकि कर्ता पर एक प्रकार का यहाँ प्रेशर है, एक प्रकार का दबाव है। तो ऐसी अवस्था में आप लिखेंगे ही शैल प्ले। विल क्यों नहीं लगा, शैल ही क्यों लगा? इसका अंतर आपके समझ में आ गया होगा। विल हम तब लगाते जब ये कोई नॉर्मल सेंटेंस होता, कोई नॉर्मल बात कही गई होती कि वह खेलेगा, वह मिठाई खाएगा, वह स्कूल जाएगा, वह अंग्रेजी पढ़ेगा, तो वहाँ विल लगाते हम। लेकिन यहाँ कर्ता पर इस काम को जीतने का एक प्रेशर है, एक दबाव है। ऐसी अवस्था में ही के साथ हमने शैल का प्रयोग किया है। अगला देखें, हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर सफल होंगे। अब ऐसे वाक्यों में देखिए आपका कर्ता हो जाएगा वी, और वी के साथ हम लगाया करते थे शैल, लेकिन अब लगाएंगे विल, और सफल होने का होता है सक्सीड। हम जरूर सफल होंगे, इसका अनुवाद आपका बन जाएगा सक्सीड। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि वीडियो को आप 480p पर देखिएगा, यानी हाई क्वालिटी में देखिएगा तो ही स्पष्ट दिखाई देगा और स्पष्ट सुनाई भी देगा। यानी आप लोग की शिकायतें जो आती है कि वीडियो साफ़ नहीं आता, साफ़ कैसे आएगा? आप लोग 144p पर देखेंगे तो वीडियो साफ़ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपको 480p पर देखना होगा। और जो लोग एज ए एंटरटेनमेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ना ही देखें, बढ़िया है। जिनको आवश्यकता हो, जिनको लगता है कि हाँ मुझे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, वो ध्यान से देखें, बिना मन के ना देखें, पूरी तरह से
एकाग्रचित्त होकर के, कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखिए तो ये सारे जटिल सेंटेंस आपके समझ में आ जाएंगे, ये मेरा दावा है। हम जरूर सफल होंगे। ये पूरा अनुवाद हो गया, वी विल प्ले। अगला वाक्य देखते हैं, तुम अवश्य क्रिकेट खेलोगे। तुम अवश्य क्रिकेट खेलोगे। तो यू के साथ यहाँ क्या लगाएंगे आप? लिखेंगे यू शैल प्ले क्रिकेट। तुम अवश्य क्रिकेट खेलोगे या तुम क्रिकेट अवश्य खेलोगे, इसका अनुवाद हो जाएगा यू शैल प्ले क्रिकेट। अगला वाक्य देखते हैं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसमें देखिए एक धमकी दिया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में भी जब धमकी दिया गया हो तो आप आई के साथ शैल नहीं लगाएंगे, बल्कि आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे, अर्थात आपका अनुवाद हो जाएगा आई विल किल यू। आई विल किल यू। तो बच्चों अब समझ में आ गया होगा कि जब कर्ता पर इस प्रकार का प्रेशर होगा, इस प्रकार का दबाव होगा, इस प्रकार का धमकी भरा सेंटेंस होगा, तो आपको जहाँ शैल लगाना होता था वहाँ विल लगाएंगे, और जहाँ विल लगाना होता था वहाँ शैल का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आपको दूसरा पॉइंट, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है, दूसरा नियम है, देख लीजिए। यदि फ्यूचर टेंस में इफ़ टाइप का वाक्य हो जिसमें अगर लगा होता है, यदि लगा होता है, तो इफ़ वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं तथा दूसरे भाग को उसी रूप में रहने देते हैं जिस रूप में, जिस टेंस में, जिस नियम से वो लिखा गया होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है ये। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसमें जो इफ़ से बनने वाला क्लाज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लाज होता है। इफ़ से बनने वाला क्लाज सबऑर्डिनेट क्लाज होता है। क्योंकि इसमें दो क्लाज होते हैं, तो जो इफ़ वाला क्लाज बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमेशा रहेगा। आप इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसमें बच्चों व्हेन भी आ सकता है, अनटिल भी आ सकता है, अनलेस भी आ सकता है। अभी मैं तीनों प्रकार के एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे लिखिए, अगर वह पढ़ेगा तो वह पास होगा। अगर वह पढ़ेगा तो वह पास होगा। इसमें दो क्लाज हैं, अर्थात अगर वह पढ़ेगा ये एक क्लाज है, वह पास होगा ये दूसरा क्लाज है। बच्चों भी आपके समझ में क्लाज नहीं आ रहा होगा कि क्लाज क्या होता है। एक्चुअली जब हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस पढ़ाएंगे तो आपको सिखाएंगे कि संरचना, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो जब हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण आपको सिखाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि इन दोनों प्रकार के वाक्यों की रचना करने के लिए हमें क्लाजेज की आवश्यकता पड़ती है। और क्लाजेज आपके तीन प्रकार के बताए जाएंगे, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज। तो बस इतने जानिए कि यह पूरा एक वाक्य है और इसमें दो भाग हैं, दोनों भागों में एक एक कर्ता है और एक क्रिया है, इसलिए ये दोनों क्लाज माने जाएंगे। इसमें देख लीजिए, वह करता है, पास होना क्रिया है, इसमें वह करता है, पढ़ना क्रिया है। दो क्लाज जब भी कभी एक वाक्य में होंगे तो वह या तो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स। अभी चीज़ डिटेल की बात है, आपको हम आगे चल करके पढ़ाएंगे। तो जब इसका अनुवाद हमें करना होगा तो हमें करना क्या है, इस अगर वाले वाक्य को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद करना है। यानी अगर वह पढ़ेगा, इसको जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे तो आपका हिंदी बनेगा अगर वह पढ़ता है, अर्थात इसका अनुवाद कुछ इस तरह से बनेगा, इफ़ ही रीड्स। रीड में एस लग जाएगा। रीड में एस क्यों लगा? क्योंकि हम इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे हैं, इसलिए एस लग गया है। तो इफ़ ही रीड्स, यहाँ कामा लग जाएगा तो के लिए। तो के लिए आप देन नहीं लिखेंगे या एंड नहीं लिखेंगे, सिर्फ कामा लगा देंगे और अगला भाग आपने लिखा होगा कि उसी रूप में रहने देते हैं, अर्थात जिस टेंस में है या जिस नियम से लिखा गया है उसी नियम में इसका अनुवाद होगा। वह पास होगा, इट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहने देना है। तो आपका अनुवाद हो जाएगा ही विल पास। पूरा बन गया, इफ़ ही रीड्स ही विल पास। अगला देखें, यदि हम नहीं खाएंगे
यदि हम नहीं खाएंगे तो हम मर सकते हैं। यदि हम नहीं खाएंगे तो हम मर सकते हैं। अब इसमें भी देखिए इफ़ वाला क्लाज यानी अगर वाला क्लाज, जहाँ यदि लिखा हुआ है यदि हम नहीं खाएंगे, यह आपका इफ़ क्लाज है, तो हम मर जाएंगे, यह आपका प्रिंसिपल क्लाज है। तो इसका अनुवाद देखें कि इस प्रकार से बनेगा, इफ़ है करता हो जाएगा वी, और हम नहीं खाएंगे अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इसको बनाएंगे तो आपकी साइक्रिया लगेगी डू नॉट, इफ़ यू डू नॉट ईट, यहाँ कामा लग जाएगा। अब अगला वाक्य है हम मर सकते हैं। यहाँ क्लियर नहीं, जब आपको मे और कैन पढ़ाया जाएगा या आप लोग जानते होंगे मे का प्रयोग कैन का प्रयोग, यहाँ संभावना दर्शाई गई है, तो ऐसी अवस्था में कैन का प्रयोग करना उचित नहीं माना जाएगा। तो आप लिख सकते हैं वी मे डाई, तो हम मर सकते हैं। यहाँ देखिए ही विल पास था, यहाँ वी मे डाई, यहाँ हमने फ्यूचर में नहीं लिखा क्योंकि इस वाक्य का जो बनावट था वो मॉडल से था, यानी मे का प्रयोग था, कैन का प्रयोग था, इसलिए हमने इसको इसी रूप में वी मे डाई ही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है। आगे देखते हैं, जब तक सोहन किताब नहीं खरीदेगा, जब तक सोहन किताब नहीं खरीदेगा तब तक मैं उसे नहीं पढ़ाऊँगा। जब तक सोहन किताब नहीं खरीदेगा तब तक मैं उसे नहीं पढ़ाऊँगा। ऐसे वाक्यों में देख लीजिए इफ़ नहीं लगाना है, जब तक, तो जब तक की अंग्रेजी अनटिल और अनलेस होता है। अनटिल और अनलेस में बच्चों ये अंतर है कि अनटिल हमेशा टाइम डिनोट करता है, टाइम की तरफ संकेत करता है, और अनलेस हमेशा रीजन की तरफ संकेत करता है। यहाँ देख लीजिए जब तक सोहन किताब नहीं खरीदेगा तब तक मैं उसे नहीं पढ़ाऊँगा, इसमें टाइम नहीं शो हो रहा है, इसमें रीजन शो कर रहा है कि उस जब तक नहीं खरीद लेगा तब तक उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो जब यहाँ रीजन शो कर रहा है तो आपको अनलेस लगाना होगा, और ये भी ध्यान देना कि जब भी अनलेस अनटिल का प्रयोग होगा तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है, नॉट का प्रयोग वर्जित है ऐसी अवस्था में। यानी आपका अनुवाद हो जाएगा अनलेस सोहन किताब नहीं खरीदेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है लेकिन प्रेजेंट में बनेगा, तो हो जाएगा अनलेस सोहन बाइज, BUYS। जब नॉट नहीं लगाएंगे बच्चों तो हमको बाई में एस लगाना पड़ेगा ना, ये एज अफर्मेटिव बन रहा है। तो अनलेस सोहन बाइज द बुक कामा, तब तक के लिए कोई अंग्रेजी नहीं, अनलेस सोहन बाइज द बुक मैं उसे नहीं पढ़ाऊँगा, तो हो जाएगा आई शैल नॉट टीच हिम, आई शैल नॉट टीच हिम। अनलेस सोहन बाइज द बुक आई शैल नॉट टीच हिम। अब बच्चों अनटिल कब लगेगा, इसके बारे में भी एक एग्जाम्पल जान लीजिए। जैसे लिखा हो कि जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक तुम नहीं आओगे मैं घर नहीं जाऊंगा। यहाँ टाइम शो कर रहा है, आपके आने का समय शो हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में वहाँ अनटिल लगाना उचित होगा। और ध्यान रहे कि जब भी अनटिल या अनलेस का प्रयोग होगा तो आपको नॉट नहीं लगाना होगा, ये सबसे बड़ी खासियत है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे अनलेस सोहन डज नॉट बाई द बुक, अगर डज नॉट लगा देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जब इफ़ लगेगा तो आपको अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट लगाना ही होगा। एक वाक्य और देखते हैं, अगर बरसात होगी, अगर बरसात होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। बरसात होगी तो कहाँ जाएंगे ही, अगर बरसात होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में फिर देखिए अगर आगे आते इफ लिखिए, बरसात होना मौसम का बोध हो रहा है तो इट का प्रयोग हो जाएगा। इफ इट रेन माने बरसात होना तो RAIN में एस लगा दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाते। तो अगर बरसात होगी इफ इट रेन्स, यहाँ कामा लगा दीजिए, हम स्कूल नहीं जाएंगे, इसको उसी टेंस में कायम रहने दीजिए, तो हो जाएगा वी शैल नॉट गो टू स्कूल। ये आपका पूरा वाक्य हो गया, इफ़ इट रेन्स वी शैल नॉट गो टू स्कूल। इतना तो समझ में आ गया होगा। यानी आपको हमने पहला टॉपिक समझाया, दूसरा टॉपिक
पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक समझ में आ गया हो तो अब हम कुछ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें। है आदेश, इजाज़त है। तो नियम नंबर 3 बच्चों देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नियम नंबर 3। जब फ्यूचर टेंस में एक कार्य के बाद दूसरा कार्य समाप्त हो, यानी एक कार्य हो और दूसरा कार्य शुरू हो जाए, लेकिन कर्ता डिफरेंट होने चाहिए बच्चों, ये ध्यान रहे, कर्ता डिफरेंट होना चाहिए। कार्य समाप्त हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य फ्यूचर परफेक्ट में तथा बाद में समाप्त होने वाला कार्य, या कार्य होना चाहिए था, बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। यानी सीधे जानिए कि जिस खंड में कार्य पहले ख़त्म हो रहा हो उसे फ्यूचर परफेक्ट, और जिसमें कार्य बाद में ख़त्म हो रहा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इन दोनों खंडों के बीच आफ्टर या बिफोर का भी प्रयोग होता है। बहुत ही उलझाने वाला नियम है बच्चों ये, अगर इसमें आप ज़रा सा भी असावधानी बरते तो आपका पूरा सेंटेंस गलत होना एकदम तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। एग्जाम्पल देखें, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। जिसको अंग्रेजी कुछ भी नहीं आती है वो भी ऐसा प्रश्न पूछते हैं। आपसे पूछेंगे पढ़ते हो तो आप कहेंगे हाँ, तो कहेंगे बताओ इसी बात का अंग्रेजी। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पास्ट का है, वो भी नियम बताएंगे, पहले फ्यूचर समझिए। तो आप जानिए कि इस दिए गए वाक्य में दो लोगों द्वारा दो काम हो रहा है। कौन कौन? एक में डॉक्टर आ रहा है और दूसरे में रोगी मर रहा है। अब आपको ये पता करना है कि दोनों में से काम हुआ कौन पहले है। ध्यान से देखिए, डॉक्टर के आने से पहले, अर्थात डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ है और रोगी पहले मरा है। इतना क्लियर हुआ? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, ये श्योर है कि रोगी पहले मरा है, डॉक्टर बाद में आया है। अर्थात इस वाक्य को हम इस तरह से समझें, इस वाक्य में काम पहले हुआ है तो इसको हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। समझ जाएंगे, FP का मतलब फ्यूचर परफेक्ट हो गया। और इस वाक्य में आपका काम कब हुआ है? पहले हुआ है। फिर से देखें, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, इस वाक्य में काम पहले हुआ तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और इस वाक्य में काम बाद में हुआ है, यही ना, तो इसको हो जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। PI समझ जाएंगे बच्चों, इसको प्रेजेंट लिखा जाए क्या? PR लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी जिसमें काम पहले हुआ हो फ्यूचर परफेक्ट, और जिसमें काम बाद में हुआ हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बीच में अगर पहले लिखा हुआ तो बिफोर का प्रयोग, अगर के बाद लिखा हुआ है तो आफ्टर का प्रयोग। आइए एग्जाम्पल को हम हल करते हैं। अब इसमें सावधानी क्या बरतना बच्चों, ऐसा नहीं कि हम सेंटेंस यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। ऐसे वाक्यों में हमेशा जब अनुवाद करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड पहले लेना होगा, यानी दाहिना पक्ष। दो खंड हैं तो जो दाहिना खंड है उसे हमें पहले लिखना होता है, बायां खंड बाद में। रोगी मर चुका होगा, हम इसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, तब आपका अनुवाद बनेगा द पेशेंट PATIENT द पेशेंट विल हैव डाइड। एक काम खत्म हुआ, हमने पेशेंट को मार डाला, पेशेंट विल हैव डाइड। अब कंजक्शन लगाएंगे बिफोर। ये बिफोर बच्चों जानते हैं क्या? ये एक पुलिया है। पुलिया जानते हैं क्या करता है? दो रास्तों को, दो सड़कों को जोड़ता है। उसी प्रकार ये बिफोर भी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। डॉक्टर का आना प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे बिफोर द डॉक्टर कम्स, COMES लिखेंगे। फिर से देखें, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ये कम में यस क्यों लगा? COMES, समझ जाएंगे, COMES। डॉक्टर में यस लगा क्योंकि इसे लिखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगला देखें, कैमरे के रेंज में आ जाएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए। सूरज के डूबने के बाद
सूरज के डूबने के बाद हम घर पहुँचे होंगे। हम घर पहुँचे होंगे। सूरज के डूबने के बाद हम घर पहुँचे होंगे। यहाँ दो काम हो रहा है, एक में हम घर पहुँच रहे हैं और एक में सूर्य डूब रहा है। कौन काम पहले हुआ? सूर्य के डूबने के बाद हम घर पहुँचे, अर्थात सूर्य पहले डूबा है तो यह हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट यानी पहला खंड आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट और आपका जो दूसरा खंड हो जाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। PR लिख दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी पहला खंड सूरज का डूबना ये पास्ट परफेक्ट है और हम घर पहुँचे होंगे ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ भी वही काम करना, हमें दाहिना वाक्य पहले लिखना है। यहाँ भी वही काम करना, हमें दाहिना वाक्य पहले लिखना है। यानी हम घर पहुँचे होंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो लिखेंगे वी रीच होम। वी रीच होम यानी हम घर पहुँचे होंगे सूर्य के डूबने के बाद, अर्थात आफ्टर लगाना होगा। आफ्टर द सन, सन माने सूर्य होता है ना, आफ्टर द सन। और आपकी साइक्रिया हो जाएगी फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव और डूबना का थर्ड फॉर्म सेट, SET। पूरा वाक्य बन गया सूरज के डूबने के बाद हम घर पहुँचे होंगे, इसका अनुवाद हुआ वी रीच होम आफ्टर द सन विल हैव सेट। यहाँ देखिए रीच में यस तो नहीं लगाओगे, वी के साथ क्रिया में कोई ऐसा यस नहीं लगता है तो हमारा सेंटेंस सही है। वी रीच होम आफ्टर द सन विल हैव सेट। तो बच्चों ऐसे वाक्यों में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो कुछ और एग्जाम्पल इसका हम करवाएंगे। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ऊपर से मिटा रहे हैं हम। देखें अगला एग्जाम्पल, पिताजी के जाने से पहले, पिताजी के जाने से पहले श्याम मिठाई खा चुका होगा। श्याम मिठाई खा चुका होगा। पिताजी के जाने से पहले श्याम मिठाई खा चुका होगा। यहाँ देखिए पिताजी का जाना और श्याम का मिठाई खाना, पिताजी के जाने से पहले यानी पिताजी गए उसके पहले काम हो चुका है, अर्थात ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, FP फ्यूचर परफेक्ट, और ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अनुवाद कर लीजिए, यहाँ भी आपको दाहिना वाक्य पहले लिखना है, यानी श्याम मिठाई खा चुका होगा, इसका अनुवाद हो जाएगा श्याम will have eaten the sweet after लगाएंगे नहीं भाई, आफ्टर क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। बिफोर पिताजी का जाना तो बिफोर द फादर गोज, GOES। पूरा बन गया। श्याम विल हैव ईटन द स्वीट, इसको स्वीट्स कर लिया जाए, स्वीट्स बिफोर द फादर गोज, यानी पिताजी के जाने से पहले श्याम मिठाई खा चुका होगा। यानी ऐसे वाक्यों में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले ही पता करना है कि कौन काम पहले हुआ है। जिस वाक्य में काम पहले है उसको फ्यूचर परफेक्ट और जिसमें काम बाद में है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक एग्जाम्पल प्रश्नवाचक देखते हैं। क्या तुम ट्रेन के आने के बाद स्टेशन पहुंचे होगे? क्या तुम ट्रेन के आने के बाद स्टेशन पहुंचे होगे? यहाँ ध्यान से देखिए, दो काम हुआ है, तुम्हारा स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का आना। करता यहाँ तुम है
और स्टेशन पहुंच चुके होंगे, क्रिया यहाँ है। अब इसमें देखिए बच्चों अगर क्या हटा दें तो हो जाएगा कि ट्रेन के आने के बाद तुम स्टेशन पहुँचे होगे। हमेशा क्या को कहाँ पढ़ेंगे, जिस खंड को पहले लिखा जाएगा उसी के साथ क्या भी पढ़ा जाएगा। अब इसमें देख लिया जाए तो ट्रेन के आने के बाद तुम स्टेशन पहुँचे होगे, अर्थात यह काम बाद में हुआ है और ट्रेन का आना पहले हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट और ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतना क्लियर हुआ। अब हम इस क्या को इसी खंड के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, यानी क्या तुम स्टेशन पहुंच चुके होगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो बनेगा कैसे, डू यू रीच स्टेशन, डू यू रीच स्टेशन, डू यू रीच स्टेशन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लेकिन लिखा के समय फ्यूचर परफेक्ट में, यही इसीलिए तो इसका नाम पड़ा हुआ है एक्सेप्शन ऑफ द टेंस। डू यू रीच स्टेशन कंजक्शन हो जाएगा आफ्टर, आफ्टर तुम्हारा ट्रेन का आना, तो आफ्टर द ट्रेन क्रिया में यस लग जाएगा, ट्रेन कम्स प्रश्न चिन्ह। पूरा बन गया, गलत हो गया आफ्टर द, चूँकि ये प्रेजेंट में बन रहा है तो ये बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में, तो आफ्टर द ट्रेन विल हैव और क्रिया है आना तो कम। अब प्रश्न चिन्ह, गलतियाँ हो जाती थोड़ी थोड़ी। डू यू रीच स्टेशन आफ्टर द ट्रेन विल हैव कम। अब तो क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा समस्या इस भाग में नहीं है। तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 26 मिनट हो चुका है, तो ऐसी अवस्था में एक सेंटेंस और बोलते हैं और फिर हम इसका अगला भाग अगले दिन पढ़ेंगे। देखें क्या मोनू के सोने से पहले तुम किताब चुरा चुके होगे। क्या मोनू के सोने से पहले तुम किताब चुरा चुके होगे। क्या को छोड़ दीजिए, पहले आप लिखिए मोनू के सोने से पहले तुम किताब चुरा चुके होगे, यानी मोनू सोया उसके पहले तुमने चुराने का काम कर लिया है, तो इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट एंड इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अनुवाद कर लीजिए, क्या को जोड़ेंगे इसके साथ, क्या तुम किताब चुरा चुके होगे, यानी सेंटेंस शुरू होगा विल से, विल यू हैव, चुराना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन, विल यू हैव स्टोलन द बुक। कंजक्शन क्या है, बिफोर, विल यू हैव स्टोलन द बुक बिफोर, बिफोर के बाद क्या है, मोनू का सोना, तो बिफोर मोनू स्लीप्स। जब प्रेजेंट में लिखोगे तो क्रिया में ऐसा लग जाएगा बिफोर मोनू स्लीप्स। पूरा बन गया। विल यू हैव स्टोलन द बुक बिफोर मोनू स्लीप्स। तो बच्चों आज हमने केवल 3 टॉपिक पढ़ाया और 3 टॉपिक में इतना लंबा समय मिला तब भी मुझे कम ही लग रहा है। अभी इसको समझा जाए तो कम से कम और आधे घंटे लगेंगे, लेकिन आज का टॉपिक हम ही ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आपको देखने में सुविधा होगी, समझने में सुविधा होगी और आप ऊब भी सकते हैं। तो आप ऊबे ना, इसलिए हम छोटे छोटे खंडों में आपको इसी तरह पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। कल हम एक्सेप्शन ऑफ टेंस का दूसरा भाग पढ़ाएंगे, तब तक आप इसको नोट बनाते रहें। धन्यवाद।